गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ ओके। तो बेटा हम लोगों ने ट्रांजिस्टर में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख लिया। क्या देखा कि अलग अलग वैल्यूज पे आउटपुट को फिक्स करने के बाद, अलग अलग वैल्यूज पे आउटपुट को फिक्स करने के बाद इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग तरीके से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट सेम आता है। सिखाया था, इसलिए हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बार बार नहीं देखते। समझे मेरा कहने का मतलब? कहने का मतलब तो तब समझेगा जब आपके सामने सर्किट डायग्राम बनाएंगे। चलो इसी बहाने एक बार और सर्किट डायग्राम देख लिया जाए। ये रहा ट्रांजिस्टर, ये हो गया ट्रांजिस्टर, एरो इधर दे दिया, मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब यहां पर लगा रहेगा एक, पहले तो भाई ऐसा जोड़ दो, अपन बाद में करस्तानी करेंगे। जोड़ दिया। ये कौन है? कलेक्टर है। ये कौन है? एमीटर है। ये कौन है? बेस है। ठीक है। इस साइड में बेस एमीटर जंक्शन को कौन सा बायसिंग देना है? फॉरवर्ड बायसिंग। चलो दे दो। कैसा है? एनपीएन है, एनपीएन। तो पी के साथ पॉजिटिव, क्या नाम है इसका? वीबीबी। अच्छा, इस साइड से देना है रिवर्स बायस, तो ये एन है तो दो पॉजिटिव दे दिया। क्या नाम है? वीसीसी। अब यहां पर एक रेजिस्टेंस होगा, क्या नाम होगा? सी के साथ जुड़ा है ना, आरसी। यहां एक रेजिस्टेंस होगा, क्या नाम होगा? बेस के साथ जुड़ा है, आरबी। यहां एक एमीटर होगा, वो क्या मेजर करेगा? आईबी, क्योंकि बेस करंट फ्लो होता है यहां पे। यहां पर एक एमीटर होगा, वो क्या मेजर करेगा? आईसी, क्योंकि इधर आईसी फ्लो होता है और इधर इधर आईबी फ्लो होता है। हो गया, एमीटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, बैटरी हो गया, और मेन ट्रांजिस्टर भाई वो तो हो ही गया। अब बेस और एमीटर का जंक्शन को मेजर करने के लिए यहां पर एक वोल्ट मीटर, क्या नाम होगा? बेस और एमीटर, वीबीई। और कलेक्टर और एमीटर का पोटेंशियल मेजर करने के लिए यहां पर क्या होगा? एक और वोल्ट मीटर, ये क्या नाम होगा? वीसीई, कलेक्टर और एमीटर। ओके। तो मैंने क्या बोला था आपको? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोला था कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग क्या है? What do you mean by input characteristics? Okay, it means, sir, having the output fixed, having the output fixed at any value to study the input side, मतलब वोल्टेज इनपुट वाला बढ़ा के इनपुट करंट चेक करने को बोलते हैं इनपुट साइड का स्टडी। लेकिन उस समय आउटपुट फिक्स रहना चाहिए, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। तो मैंने क्या सिखाया था कि जब अपन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो यह देखा गया है कि इस चीज को 0 से लेकर 30 वोल्ट तक आप कहीं भी फिक्स करो, 0 से लेकर 30 वोल्ट तक आप इस चीज को कहीं भी फिक्स करो, इस साइड का पढ़ाई का रिजल्ट सेम आता है। तो मैं क्यों बार बार फिक्स करूं? इसीलिए इनपुट बहुत इजी है। अब आज हमको पढ़ना है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें किसको फिक्स करना है? What do you mean by output characteristics? By study of output side, ये वाला साइड जिसका मीनिंग है टू स्टडी IC with varying या by varying VCE। आउटपुट वोल्टेज को चेंज करके आउटपुट करंट का पढ़ाई करना इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। बट उस समय इनपुट साइड फिक्स रहना चाहिए, हैविंग इनपुट यानी कि VBE फिक्स्ड। समझे?
व्हाट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इधर का पढ़ाई करना, लेकिन उस समय ये फिक्स रहना चाहिए। अब चलो देखते हैं, कि क्या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह क्या ये भी बहुत इजी है, क्या अलग अलग वैल्यूज पर इसको सेट करने से इधर का रिजल्ट सेम आता है हर बार, वही देखना है आपको। तो स्टेप नंबर 1, क्या सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, फिक्स VBE। अब VBE को फिक्स करना है तो आपकी इच्छा जितने पर फिक्स करना है कीजिए। तो मैं सोच रहा हूं कि उसको पोटेंशियल बैरियर से, पोटेंशियल बैरियर ऑफ बेस एमिटर जंक्शन से कम रखा जाए। कर दिया ना खेला सर आपने। बेटा यहां पर जितना कम से कम जरूरत होता है वोल्टेज, उससे कम मैं रखूंगा इस साइड, और मैं आउटपुट वोल्टेज बढ़ा बढ़ा के आउटपुट करंट को चेक करने का कोशिश करूंगा। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूं वो स्टेट बोर्ड, CBSE सबके हिसाब से है। हालांकि CBSE टॉपिक हटा दिया, मुझे बहुत दुख है, किसको पढ़ाऊं समझ में नहीं आता है, लेकिन स्टेट बोर्ड वाले आप ही सुनिए। चलिए, तो मैंने इस वोल्टेज को, यहां का पोटेंशियल बैरियर जितना भी जरूरत है, सिलिकॉन है तो 0.7, जर्मेनियम है तो 0.2, उससे कम सेट किया है। और करना क्या है, इंक्रीज VCE स्टेप बाय स्टेप, इंक्रीज VCE एट स्टेप्स, मतलब इन स्टेप्स, मतलब 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह चेंज कीजिए VCE को। एंड नोट डाउन IC, यहां से IC नोट डाउन कीजिए। तो क्या देखने को मिलेगा, बता दो मेरे को, क्या देखने को मिलेगा। बेटा वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर याद करो, पिछले सेशन में समझाया था। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर याद करो, क्या पढ़ाया था वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में, क्या पढ़ाया था। ये पतला सा बेस, ये एमीटर, ये कलेक्टर, कॉमन बेस किया था अपन ने। इधर फॉरवर्ड बायस PNP है मान लो, इधर अच्छा NPN कर देते हैं, चलो NPN। इधर रिवर्स बायस, सॉरी फॉरवर्ड बायस, और इधर रिवर्स बायस। ठीक है, क्या सिखाया था मैंने कि ये वोल्टेज अगर इस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हुआ तो एमीटर इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। याद करो, एमीटर इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा कितना, मान लो 100, मान लो, उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन बस बेस के होल्स के साथ कंबाइन कर पाएगा। ओनली 5% ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन विद द होल्स इन द बेस। व्हाई? बिकॉज बेस का डोपिंग लेवल बहुत कम है। रिमेनिंग 95% आर कलेक्टेड बाय कलेक्टर, नाम ही कलेक्टर है ना। रिवर्स बायस को क्रॉस करके कलेक्टर के पास कलेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से यहां पर एक छोटा सा करंट मिलेगा आपको IB, यहां पर करंट मिलेगा IE, और यहां पर करंट मिलेगा IC। तो क्या सीखा, क्या सीखा था, तुम सोचो, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स भी अगर मान लो इसके साथ कंबाइन नहीं हुआ, सुनो बात को, सुनो आराम से। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है कि ऐसे ही बड़बड़ कर रहा हूं? हाँ किया है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स जो बेस के साथ मिले हैं, अगर वो भी नहीं मिले होते तो क्या इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता 100 इलेक्ट्रॉन? नहीं करता। क्या कलेक्टर कलेक्ट करता? नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, IB नहीं होगा तो IC भी नहीं होगा। बेस करंट अगर नहीं हुआ तो कलेक्टर करंट भी नहीं होगा। बात को समझे? तो बात को यहां भी समझिए, बात को यहां भी समझिए, बहुत गहराई से बता रहा हूं, सुनिए। यहां पर इसका वोल्टेज यहां पर जितना रिक्वायर्ड है उससे कम है। अरे ये इसी का वोल्टेज मेजर करता है ना, हाँ। तो यहां पर जितना कम से कम चाहिए उससे कम है।
सर कैसे पता आपको? अरे बाबा ये यही का वोल्टेज मेजर करता है। तो मान लीजिए यहां पर चाहिए 0.7 और मैंने इसको सेट किया है, ऐसा सेट किया है इसको मैंने ऐसा सेट किया है कि ये सेट हो गया 0.3 पे। तो क्या बेस करंट होगा? क्या एमिटर इलेक्ट्रॉन्स देगा? क्या कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करेगा? नहीं करेगा। कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट नहीं करेगा तो क्या आईसी होगा? क्या आईसी होगा? नहीं होगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन है भाई साहब, नो आईबी नो आईसी इवन इफ VCE इज इंक्रीज्ड। ध्यान से देखिए, ये वोल्टेज, अरे इसको हटाओ, ये इनपुट का पार्ट है। ये अगर बढ़ाया जाए, यानी ये बढ़ाया जाए, बढ़ाएंगे तो इसी को ना, वोल्टमीटर थोड़ी बढ़ाते हैं अपन, वहां तो रीडिंग लेते हैं। ये अगर बढ़ाया जाए तो आईसी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि ध्यान से सुनना, ये आईसी तब होता है जब एमिटर इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है और कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करता है। यानी जब आईबी होता है तब आईसी होता है। आईबी ही नहीं है तो आईसी कहां से होगा? आईबी ही नहीं है तो आईसी कहां से होगा? अब ये वाला पार्ट जो है वो आ गया रिवर्स बायस में। आउटपुट इज रिवर्स बायस। ये जो जंक्शन है यहां पर कलेक्टर बेस जंक्शन, ये रिवर्स बायस में आ गया है। समझे? ये रिवर्स बायस में आ गया है। तो ये अगर रिवर्स बायस में आ गया है तो यहां से करंट नहीं होगा ना। रिवर्स बायस में करंट होता है क्या बिफोर ब्रेकडाउन? नहीं होता है। इसीलिए ये वोल्टेज बढ़ाने से भी, यानी ये वोल्टेज बढ़ाने से भी यहां का करंट नहीं बढ़ेगा। याद कीजिए कैसा था ग्राफ, रिवर्स बायस का डायोड में कैसा ग्राफ था? ऐसा ग्राफ था। ये छोटा सा करंट तो रहेगा बोलना अभी भी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, है ना, वो अभी भी रहेगा। लेकिन जो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसका आप मतलब समझिए कि नो आईबी नो आईसी। VCE बढ़ा रहा हूं फिर भी आईसी नहीं बढ़ेगा। तो एक ग्राफ बनाया जाए, एक ग्राफ बनाया जाए। इधर VCE दिख रहा है, हाँ, इधर आईसी। VCE बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं, आईसी नहीं बढ़ रहा है, आईसी नहीं बढ़ रहा है, आईसी नहीं बढ़ रहा है। ब्लू कहां गया? आईसी नहीं बढ़ रहा है। समझे? नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या बनाया सर आपने? अरे ये वही है जो रिवर्स बायस में थोड़ा सा करंट था। समझे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का रिवर्स करंट जो था ये वही है। समझे? तो हो गया, इतना बोलना था मुझे, तो इतना बोलना था मुझे। तो इस समय आईबी कितना है बेटा? नहीं है ना यार, क्या बेटा बेटी, नहीं है, आईबी नहीं है। इसीलिए तो आईसी भी नहीं बढ़ रहा है ही नहीं, बढ़ेगा कहां से? समझे? ओके, स्टेप 1 हो गया। यानी जब मैं इस वोल्टेज को इसके पोटेंशियल बैरियर से कम रखता हूं तब आईसी नहीं बढ़ता है, VCE के बढ़ाने से भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि आईसी था ही नहीं, बढ़ेगा कहां से? नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 सुनिएगा ध्यान से। फिक्स VBE ग्रेटर देन पोटेंशियल बैरियर, ग्रेटर देन पोटेंशियल बैरियर ऑफ बेस एमिटर जंक्शन वा। और क्या करना है? फिर से वही काम करना है, इंक्रीज VCE इन स्टेप्स एंड नोट डाउन IC। अब थोड़ा मजे वाली बात होगी। अब देखिए, अब ये पोटेंशियल इसका बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा, एमिटर बेस में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन भी होगा, कलेक्टर कलेक्ट भी करेगा, कलेक्टर कलेक्ट भी करेगा, तो कलेक्टर करंट होगा। अरे कलेक्टर करंट होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन? इंक्रीज VCE इन स्टेप्स एंड नोट डाउन IC। अंडरस्टैंड द नेम ऑफ टॉपिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वोल्टेज बढ़ा के इस करंट का क्या हस्र हो रहा है वो चेक करना है। IC तो है, वो तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, वो तो एक कॉमन सेंस वाली बात है।
जब आईबी नहीं था तब आईसी नहीं था। यह है आपका स्टडी, मेन स्टडी ये है। इवन इफ वीसीई इज इंक्रीज्ड, देयर इज नो इंक्रीज इन आईसी। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा? यस आईबी, यस आईसी, मतलब आईबी होगा तो आईसी भी होगा। अंडरस्टैंड द लैंग्वेज? होप सो। तो अब क्या हो रहा है, जब इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज से ज्यादा है, यानी जितना रिक्वायर्ड था फॉरवर्ड पोटेंशियल के लिए, एक फॉरवर्ड करंट के लिए जितना रिक्वायर्ड था, उतना से ज्यादा जब मैंने वोल्टेज पर सेट किया है, तो आईबी होगा, आईबी होगा तो आईसी भी होगा। बट सवाल यह उठता है कि वीसीई जब मैं स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करूंगा तब आईसी का क्या होगा? समझिए बात को, तब आईसी का क्या होगा? तो पॉइंट नंबर 1 यहां लिखता हूं मैं, हेडिंग छोटा सा, ऑन इंक्रीजिंग वीसीई, पॉइंट नंबर 1, इनिशियली आईसी इंक्रीजेस लीनियरली। लीनियरली समझते हैं ना? तो 2 कदम में 4 कदम, तू 4 कदम में 8 कदम, तू 8 कदम में 16 कदम, लीनियरली, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब वीसीई को थोड़ा सा और बढ़ाया जाएगा, वीसीई को थोड़ा सा और बढ़ाया जाएगा, तो हम ये देखते हैं, देन आईसी इंक्रीजेस नॉन लीनियरली। यानी कुछ देर तक मानो तो ओम्स लॉ फॉलो हो रहा था, फिर पता नहीं ओम कहां गया। देन आईसी इंक्रीजेस नॉन लीनियरली, और एकदम इमीडिएटली थोड़ी देर बाद आईसी सैचुरेट्स। यानी वीसीई बढ़ाने से पहले पहले आईसी लीनियरली बढ़ेगा, फिर आईसी नॉन लीनियरली बढ़ेगा, यानी बढ़ेगा लेकिन बढ़ना कम होगा, और फिर आईसी बढ़ेगा ही नहीं वीसीई बढ़ाने से। हो क्या रहा है, माजरा क्या है? फिलहाल स्टेट बोर्ड समझिए, फिर माजरा समझाएंगे। यानी इनिशियली क्या होगा? लीनियरली बढ़ेगा, फिर नॉन लीनियरली बढ़ेगा, फिर नहीं बढ़ेगा। थोड़ा सा स्लोपिंग रखिएगा, थोड़ा सा स्लोपिंग रखिएगा, वरना रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। थोड़ा सा स्लोपिंग रखिएगा, ठीक है? तो ये हो गया उस समय जब मैंने आईपी मान लीजिए सेट किया था 10 माइक्रो एम्पियर पे, आईबी सॉरी, ये आईबी को मैंने जब 10 माइक्रो एम्पियर पे सेट किया था, उस समय आईसी कहां पर जाकर सैचुरेट हुआ? 30 मिली एम्पियर पे। एग्जांपल 30 मिली एम्पियर पे, यानी ये वैल्यू कितना है? 30 मिली एम्पियर। बेटा बेस करंट बहुत कम होता है माइक्रो में, भूलना मत। सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होता है, इसलिए बेस करंट माइक्रो एम्पियर में होगा, और 95% कलेक्टर में जा रहा तो कलेक्टर करंट मिली एम्पियर में होगा। वेरी गुड, ओके, समझ गए आप। बात ही अपनी कुछ ऐसी है। तो बात कुछ ऐसी है कि पहले पहले तो आईसी बढ़ रहा था लीनियरली, फिर बढ़ रहा था नॉन लीनियरली, और फिर सैचुरेट हो गया। इसका रीजन मैं आपको दूंगा। पहले थोड़ा सा एक साधारण समान बातें हो जाए, फिर गहराई में घुसेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, हम लोग कहां तक खाना खा सकते हैं? सर हम लोगों का तो नहीं पता, मेरे को आपका पता है। ठीक है, बताओ मैं कहां तक खाना खा सकता हूं? सर गले तक, यहां तक खा सकते हैं। अच्छा, यानी पहले पहले क्या होगा? पहले पहले होगा 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, पहले पहले। फिर क्या होगा? ओ पेट भर गया है, 4.5 रोटी, 4.25 रोटी, यहां तक आ गया खाना, यहां तक 4.25 रोटी। बढ़ रहा है, रोटी खाने का संख्या अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ना कम हो गया। देखो 4.25 रोटी, फिर 5 रोटी, 1 टुकड़ा कम, यहां तक आ गया खाना यहां तक आ गया, पेट तो फुल है ऑलरेडी। फिर 5 रोटी, खाना यहां तक आ गया, भर गया। क्या बात कर रहे सर, 5 रोटी में भर गया? अरे हाओ यार, अपना साइज पे मत जाओ।
आउटर लेयर का थिकनेस ज्यादा है, अंदर कम है। ठीक है ना? हाँ, तो 5 रोटी में यहां तक भर गया। ठीक है, अगले दिन फिर आया, पेट खाली। अगले दिन फिर आया, पेट खाली। इस बार मैं चाहता हूं कि मैं 7 रोटी तक खाऊं, लेकिन मैं तो वही हूं ना, मैं खाने का कोर्स करके नहीं आया, मैं तो वही हूं। समझो बात को, मैं तो वही हूं। इस बार मैं चाहता हूं कि 7 रोटी खाऊं। तो चलो, रोटी बहुत सारा रखा हुआ है, 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी। ठीक है, फिर 4.5 रोटी खाना यहां तक आ गया, 4:45 वही हो रहा है, हालत कल जैसा ही हो रहा है। लेकिन मैं आज सोच के आया हूं कि मैं 7 रोटी खाऊंगा। आप मुझे एक रास्ता बताओ, मैं क्या करूं? एक सिंपल सा रास्ता बताना, उटपटांग रास्ता मत बताना। भले वो काम मैं ना कर सकूं, फिर भी बताओ। सर, मेरे पास एक आइडिया है। सर, गले का लेंथ थोड़ा बड़ा कर देते। सही पकड़े, सही पकड़े। पता नहीं आप पकड़े कि नहीं पकड़े, मैंने तो पकड़ लिया बात को। गले का लेंथ में बढ़ा के आऊंगा। अब मैं गले का लेंथ बढ़ा के आऊंगा। वही हाल होगा मेरा चौथे पांचवें रोटी में, वही हाल होगा मेरा चौथे पांचवें रोटी में, लेकिन गले का लेंथ बढ़ गया ना, तो इस बार मैं शायद 7 रोटी तक पहुंच जाऊं। तो वही सवाल मैं आपको यहां भी पूछ रहा हूं, आप मुझे आंसर दे दीजिए। समझ गया मैं कि आपको समझ गया। मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन पूछ रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। हालांकि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के हो गया, बट फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसका छोड़ो, ये तो गरीब आदमी, इसका छोड़ो, छोड़ो, एक गरीब आदमी है। जब आईबी ही नहीं होगा तो आईसी होगा ही नहीं, तो वीसीई बढ़ाने से आईसी बढ़ेगा ही नहीं, ये वो पॉइंट है, उसको छोड़ो। स्टेप नंबर 2 को देखो ध्यान से। तुमने इसका वैल्यू इससे थोड़ा ज्यादा सेट किया था, तो आईबी कितना था? 10 माइक्रो एम्पियर। तो आईसी कितना था? आईसी कितना था मतलब वीसीई के बढ़ाने से आईसी किस वैल्यू पर सैचुरेट हुआ? 30 मिली एम्पियर पर सैचुरेट हुआ। ग्राफ तुम्हारे सामने है। तो तुम बताओ मैं क्या करूं ऐसा, सोचकर बताना, आराम से सोचो, टेक योर टाइम। वीडियो पॉज करो और 4 दिन रुको, ठीक है? टेक योर टाइम। मैं ऐसा क्या करूं कि इस बार मेरा आईसी जो है वो वैसे ही हो। इनिशियली आईसी इंक्रीजेस लिनियरली, देन आईसी इंक्रीजेस नॉन लिनियरली, देन आईसी सैचुरेट्स। बस मैं चाहता हूं कि इस बार सैचुरेट हो 60 मिली एम्पियर पे। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बताओ, पॉज करो और बताओ। मैं तो वीडियो बना रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं भाई, तुम पॉज करो और फिर बताओ, देखो तुमने सही सोचा था कि नहीं। मैं गला का लेंथ बढ़ा दूंगा। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? व्हाट इज कंट्रोलिंग द आउटपुट साइड? व्हाट इज कंट्रोलिंग द आउटपुट साइड? इनपुट साइड इज कंट्रोलिंग द आउटपुट साइड। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 देखकर तुमको समझ में नहीं आया कि जब इसका पोटेंशियल इससे ऊपर था ही नहीं, आईबी था ही नहीं, आईसी था ही नहीं, इसको बढ़ाया फिर भी आईसी नहीं बढ़ रहा था, है ना? लेकिन जब मैं इसका वोल्टेज इससे थोड़ा ऊपर रखा, तब आईबी थोड़ा हुआ, तो आईसी 30 मिली एम्पियर हुआ। और नेचर क्या था? वीसीई बढ़ाने से आईसी कैसा बढ़ रहा था? पहले लिनियरली, फिर नॉन लिनियरली, फिर सैचुरेशन। तो मैं एक काम करता हूं ना, इस बार मैं स्टेप नंबर 2 पर जितना भी फिक्स किया था, फिलहाल तो मैंने ग्रेटर देन लिख दिया, बट मैंने जितने पे भी फिक्स किया था उससे थोड़ा और ज्यादा पे फिक्स करूंगा, उससे ज्यादा थोड़ा और ज्यादा पे फिक्स करूंगा। समझे? तो स्टेप नंबर 3 जो बुक में नहीं लिखा है, फिक्स VBE more than that fixed in step number 2। स्टेप नंबर 2 में आपने जितना भी VBE को फिक्स किया है उससे ज्यादा वैल्यू पर फिक्स कीजिए। तो क्या होगा? आईबी बढ़ के आएगा। कितना? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बढ़ के आएगा, 20 माइक्रो एम्पियर।
IB 20 माइक्रो एम्पियर बढ़ के आएगा, फिक्स कर दिया आपने इनपुट। अब क्या होगा, अब VCE को आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ाइए। इंक्रीज VCE इन स्टेप्स एंड नोट डाउन IC। क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या होगा? यस IB, वो तो होना ही है। यस IC, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन का पार्ट ये है कि ऑन इंक्रीजिंग VCE, नंबर 1, IC इंक्रीजेस लिनियरली, पहले इनिशियली। देन 2 नंबर पे क्या होगा, देन IC इंक्रीजेस नॉन लिनियरली, IC इंक्रीजेस नॉन लिनियरली। और स्टेप नंबर 3 पे क्या होगा, वही होगा जो स्टेप नंबर 2 पे हुआ था, IC सैचुरेट्स बट एट हायर वैल्यू देन दैट एट स्टेप नंबर 2। यानी स्टेप नंबर 2 पे अगर मान लीजिए IC 30 मिली एम्पियर पे सेट हुआ था, लेकिन इस बार IB 20 माइक्रो एम्पियर है, तो IC 60 मिली एम्पियर पे सेट होगा। समझे? यानी यही होगा, हस्र यही होगा, पहले लिनियरली, फिर नॉन लिनियरली, और फिर एक नए वैल्यू पर सेट होगा, से 60 मिली एम्पियर। समझ गए बात को कि ना ही समझे? तो स्टेप नंबर 4 लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप। स्टेप नंबर 4 लिखने की जरूरत नहीं है। मैं अगर अब स्टेप नंबर 3 से ज्यादा वैल्यू पर सेट करूंगा, जितना मैंने स्टेप नंबर 3 पे सेट किया था, गर्दन को अगर और लंबा कर दिया, तो फिर क्या होगा, IC विल बी सैचुरेटेड एट इवन हायर वैल्यू, यानी ऐसा ग्राफ बनेगा। एंड सो ऑन। यहां पर IC हो जाएगा, सॉरी IB कितना पे सेट किया आपने, 30 माइक्रो एम्पियर, तो ये थोड़ा सा और हायर वैल्यू पे सेट होगा, से 90। समझे बात को? बात को समझे कि नहीं समझे? तो सुनिए ध्यान से। ये जो आया है एक स्टडी, यहां पर इस रीजन को कहते हैं, यहां पर तो ट्रांजिस्टर के थ्रू करंट ही नहीं था, इसको कहते हैं कट ऑफ रीजन। क्योंकि यहां पर ना IB था ना IC था, ट्रांजिस्टर में करंट ही नहीं था, तो कट ऑफ रीजन। ये जो रीजन आ गया है, ये जो रीजन आ गया है जहां पर लिनियरिटी शो हो रहा है, जहां पर VCE के बढ़ाने से IC लिनियरली बढ़ रहा था, ये जो रीजन आ गया है, इस रीजन का नाम है सैचुरेशन रीजन। हजम नहीं हुआ ना? समझे? समझे? और जहां पर करंट सैचुरेट हो गया है ट्रांजिस्टर में, ये वो पार्ट है जहां पर, सुनिए ध्यान सुनिएगा, ये वो पार्ट है जहां पर नया IC, हायर IC तब मिल रहा है जब मैं इनपुट साइड को चेंज कर रहा हूं। इनपुट साइड को चेंज करने पर मुझे एक नया IC मिल रहा है, ये वो रीजन है। यहां पर करंट सैचुरेट हो रहा है माना, लेकिन इस रीजन का नाम है एक्टिव रीजन। समझे? अब जहां करंट सैचुरेट हो रहा है फिर भी उसका नाम एक्टिव है, और जहां करंट एक्टिव है उसका नाम सैचुरेशन है। इसका आंसर आपको मिलेगा, ऐसा क्यों? इसका आंसर आपको मिलेगा जब आप पढ़ोगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तब आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल तब तक के लिए अपने मन में क्वेश्चन बना के रखो, तब तक के अपने मन में क्वेश्चन बना के रखो कि आखिर क्यों इस पार्ट को सैचुरेशन कहते हैं और इस पार्ट को एक्टिव कहते हैं। याद रखना, सैचुरेशन वो पार्ट है जहां पर VCE के बढ़ाने से IC बढ़ रहा था, और ये एक्टिव रीजन वो पार्ट है जहां पर VCE के बढ़ाने से IC नहीं बढ़ रहा था, इनपुट साइड को चेंज करने से IC एक नया वैल्यू पर सैचुरेट हो रहा था। और कट ऑफ तो छोड़ो, तो पहले ही भिखारी है, वो तो नाम से ही भिखारी है। कट ऑफ मतलब ये वो रीजन है जहां पर ट्रांजिस्टर में कोई करंट नहीं है। तो ये बेटा पूरा था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। हालांकि टाइम तो हो गया है और टॉपिक भी खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाना चाहूंगा
कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कट ऑफ रीजन में, सैचुरेशन रीजन में और एक्टिव रीजन में, आखिर बात क्या है। उसको समझने के लिए मैं एक नया डायग्राम बनाना चाहूंगा और ये टोटली आउट ऑफ सिलेबस है, बट जानने में मजा आएगा। मैं आपके सर के ऊपर से बात नहीं करूंगा, मैं आपका जितना मतलब ये है समझने का जितना ताकत है उससे अंदर ही रहूंगा, उससे ऊपर नहीं जाऊंगा, ठीक है। यानी चीजों को लो लेवल पर लाके समझाऊंगा। मैं बनाऊंगा इस तरह से डायोड्स, तोड़ दिया मैंने तोड़ दिया डायोड को। ये रहा पतला सा बेस, थोड़ा और बड़ा बनाऊं क्या ताकि आपको दिखे बस। ये रहा बेस और ये रहा कलेक्टर, इधर ये रहा बेस और ये रहा एमीटर। फिर मैं एज यूजुअल जोड़ूंगा जैसा जोड़ा था मैंने। अब ये तो एक ही चीज था, मैंने तोड़ के बनाया है, बस मैंने सिर्फ तोड़ के बनाया है। समझाने के लिए तोड़ के बनाया है, टूटा हुआ नहीं रहता है वो, ठीक है। ये N है, ये P है और ये भी N है। इस साइड फॉरवर्ड बायसिंग था, इस साइड रिवर्स बायसिंग था। मैं आपसे एक सेंटेंस शेयर करना चाहूंगा। क्या फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग क्या बकबक कर रहे हो, क्या बकबक कर रहे हो कि मैंने इस साइड फॉरवर्ड बायसिंग दिया, इस साइड रिवर्स बायसिंग दिया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस साइड फॉरवर्ड बायसिंग दिया, इस साइड रिवर्स बायसिंग दिया। अबे करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसके बाद बताओ ना, फॉरवर्ड कौन है रिवर्स कौन है। नहीं पकड़े ना बात को, पकड़ोगे बात को, पकड़ोगे तुम अभी कंफ्यूज्ड हो। ध्यान से देखो, ये दोनों एक ही चीज था, तो मैं सर्किट को ऐसा ला रहा हूं, चलेगा तुमको, चलेगा। ये बेस और ये बेस अलग अलग नहीं था, ये दोनों बेस एक ही चीज था, इसलिए यहां से जो वायर जा रहा है मैं दोनों को दे रहा हूं, चलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, स्टेप नंबर 1 क्या बोल रहा है कि मैं बेस एमिटर जंक्शन से कम वोल्टेज रखूंगा, बेस एमिटर से कम मैं वोल्टेज रखूंगा। तो मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मैंने रख दिया बेस एमिटर जंक्शन, यहां पर होगा बेस एमिटर जंक्शन और यहां पर होगा कलेक्टर और बेस जंक्शन होगा, ठीक है। कम रखूंगा मैं, इसका वोल्टेज मान लेता हूं, मैं इसका वोल्टेज रख देता हूं, इसके और इसके बीच का वोल्टेज मैं रख देता हूं 0.3 वोल्ट, ठीक है। और इसका वोल्टेज मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, इसका वोल्टेज मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। फिलहाल ये 0 वोल्ट पे है, मतलब स्विच ऑफ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तुम अगर इस साइड को देखोगे, इस साइड को अगर देखोगे कोई करंट होगा क्या, उस साइड को छोड़ो, इस साइड को देखो, बस बस इतना देखो, बस ये मिटा दिया मैंने, उधर तो करंट ही नहीं होगा, छोड़ो इसको देखो, क्या कोई करंट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये वोल्टेज बढ़ाने से, ध्यान से देखो, अब ये वायर में जोड़ देता हूं, ये वोल्टेज बढ़ाने से, ये वोल्टेज बढ़ा रहा हूं मैं 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसे बढ़ा रहा हूं, मान लो ये वोल्टेज बढ़ाने से इधर का पॉजिटिविटी बढ़ रहा है, इधर का पॉजिटिविटी बढ़ रहा है और ये एन टाइप है और ये वोल्टेज तो फिक्स है, कितना 0.3 वोल्ट, यानी ये वोल्टेज यहां पर कितना है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं 0.3 वोल्ट। अब तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, मेरे पास एक डायोड है, ध्यान से देखना, ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है, भटकना मत, सुनो ध्यान से, मजा आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एमएचसीईटी में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, समझे। पहले जेडब्ल्यू में भी आते थे बहुत अच्छा, अभी भी आएंगे मुझे लगता है ऐसा। अगर कोई मेरा बात मानेगा तो ये क्वेश्चन देना, ऐसा बोलूंगा मैं, ठीक है। मैं इधर का वोल्टेज दे रहा हूं 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट और इधर का वोल्टेज दे रहा हूं मैं प्लस 10 वोल्ट। बताओ फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, बताओ जल्दी बताओ, फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। ये हायर वोल्टेज पर है, ये लोअर वोल्टेज पर है, दोनों ही प्लस है, मानता हूं मैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, बट इस प्लस के सामने ये माइनस है,
इस प्लस के सामने ये माइनस है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस पे है। ध्यान से देखना, एन टाइप जुड़ा है, एन टाइप जुड़ा है पॉजिटिव से, लोग देखकर क्या बोलेगा, सर ये तो रिवर्स बायस है। लेकिन ध्यान से देखो, पी टाइप उससे ज्यादा पोटेंशियल से जुड़ा है, तो एन टाइप जितना पोटेंशियल से जुड़ा है, पी टाइप उससे ज्यादा पोटेंशियल से जुड़ा है, इसका मतलब बराबर है पी पॉजिटिव से जुड़ा है, एन नेगेटिव से जुड़ा है कंपैरेटिवली, तो ये फॉरवर्ड बायस है। वही अगर मान लो इसको लिख दिया मैंने -10 वोल्ट और इसको लिख दिया मैंने -5 वोल्ट, अब बताओ -5 एक ज्यादा नेगेटिव नंबर है कि -10 एक ज्यादा नेगेटिव नंबर है? बताओ, -5 एक कम नेगेटिव नंबर है और -10 एक ज्यादा नेगेटिव नंबर है, यानी इस साइड नेगेटिव है तो इस साइड पॉजिटिव है। सुनो अच्छे से सोचो, पॉज करके सोचो क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पर नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, लेकिन ये रिवर्स बायस्ड है। कैसे? क्योंकि n का नेगेटिव अगर देखा जाए, n का अगर नेगेटिव देखा जाए उससे ज्यादा नेगेटिव p के साथ है, यानी p नेगेटिव है तो n पॉजिटिव है कंपैरेटिवली, तो रिवर्स बायस। वैसे ही आपको यहां पर समझना है, वैसे ही आपको यहां पर समझना है कि यहां पर अगर +3 वोल्ट है तो यहां से कितना है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट कितना है, समझ में आया? यानी यहां पर मान लो 1 वोल्ट है तो n ज्यादा पॉजिटिव से जुड़ा है एज कंपेयर टू p, n ज्यादा पॉजिटिव से जुड़ा है एज कंपेयर टू p, इसलिए यह पार्ट रिवर्स बायस में है, इसलिए यहां पर करंट नहीं है। और अगर इसको देखा जाए, अगर इस पार्ट को देखा जाए तो एमीटर तो कॉमन है, इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, इधर से भी नेगेटिव है और इधर से भी नेगेटिव है, एन टाइप नेगेटिव है, वो कॉमन है। और पी टाइप फिलहाल पॉजिटिव है, पी टाइप पॉजिटिव है, ठीक है, और एमीटर कॉमन है, दोनों पर कॉमन है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये पार्ट में इस पोटेंशियल बैरियर को इससे अधिक वोल्टेज मिल रहा है क्या, जितना चाहिए, कम से कम 0.7 वोल्ट चाहिए, उससे अधिक मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये पार्ट भी रिवर्स बायस में है। डायोड समझने की गलती मत करो, मैं सिर्फ डायोड समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, इसको डायोड समझने की गलती मत करो। ये देखो कि ये जो पी टाइप है ये इससे भी जुड़ा है, इधर जो इधर से ऐसे जुड़ा है, और ये एन टाइप इधर से भी जुड़ा है और इधर से भी जुड़ा है। समझ में आया? तो क्या हो रहा है, जब बेस एमीटर के बीच का वोल्टेज यानी स्टेप 1 इसका बैरियर पोटेंशियल से कम पर है, इधर भी करंट नहीं है, इधर भी करंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्ट भी रिवर्स बायस में है और ये पार्ट भी रिवर्स बायस में है, इनपुट भी रिवर्स बायस में है और आउटपुट भी रिवर्स बायस में है। अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट, तो मैं बोल सकता हूं, यहां पर अलग से लिख सकता हूं, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं कि जब हम कट ऑफ रीजन में रहते हैं, जब हम कट ऑफ रीजन में रहते हैं उस समय बेस एमीटर जंक्शन रिवर्स बायस में है और बेस कलेक्टर जंक्शन वो भी रिवर्स बायस में है, इसलिए कहीं कोई करंट नहीं है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, अब क्या करो, ये वोल्टेज थोड़ा सा इससे ज्यादा पे सेट करो, मान लो 1 वोल्ट पे सेट किया, जितना चाहिए उससे ज्यादा, और ये वोल्टेज को अपन स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे, ठीक है, ओके। तो वो कौन सा रीजन का एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, सैचुरेशन रीजन का। ग्राफ देखो, मैं देखना चाहूंगा कि उस समय बेस एमीटर जंक्शन का क्या हालत है और कलेक्टर और बेस जंक्शन का क्या हालत है, यह मैं देखना चाहूंगा। अब क्या हो रहा है, इसका वोल्टेज 1 वोल्ट पर है, यहां पर IB है, यहां भी IC है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सिर्फ इस रीजन का बात कर रहा हूं मैं, जहां पर VC के बढ़ाने से IC बढ़ता है। उस समय देखिए, अब
वो मान लीजिए ये वैल्यू उठा लिया मैंने 0.2, ये 0.2 पर है प्लस, इधर प्लस है ना बे, 0.2 प्लस, और ये 1 वोल्ट प्लस, यानी ये 1 वोल्ट प्लस। समझ में आया? इधर से तो बोलना कॉमन है, इधर से कॉमन है, इसका मैं वोल्टेज नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ जाएगा और वो एकदम टोटली आउट ऑफ सिलेबस होगा, या शायद मैं गलत भी बोल सकता हूं उसके बारे में बता के। तो फिलहाल इस तरफ से सोचिए, ये एक डायोड है, ये एक डायोड है जिसका P जुड़ा है, जिसका P जुड़ा है ज्यादा पॉजिटिव से एज कंपेयर टू N भी जुड़ा है पॉजिटिव से। P जुड़ा है ज्यादा पॉजिटिव से एज कंपेयर टू N भी जुड़ा है पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है? यानी P जुड़ा है पॉजिटिव से, N जुड़ा है नेगेटिव से। समझे? यानी इस समय क्या हो रहा है, बेस एमिटर, बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है। समझ में आया? इधर से 0.2 या 0.1 या 0.3 या 0.4 बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, इसका फॉरवर्ड नेचर कम होते जाएगा। बढ़ाते जाइए। ये तो 1 वोल्ट पे फिक्स है, इनपुट साइड तो हमने फिक्स कर दिया है। हम क्या पढ़ रहे हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। इनपुट साइड तो फिक्स है 1 वोल्ट। अब इस साइड का अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाते जाऊं 0.3, 0.4, 0.5 तो क्या होगा, धीरे धीरे N जो है वो P जितना पॉजिटिव से जुड़ा है, देखो ध्यान से, P जितना पॉजिटिव से जुड़ा है, N धीरे धीरे और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। एक समय आएगा जब ये 1 वोल्ट हो जाएगा और ये 1.1 वोल्ट हो जाएगा। बढ़ाते बढ़ाते ये 1.1 वोल्ट हो जाएगा। फिर क्या बोलेंगे आप, N जुड़ा है ज्यादा पॉजिटिव से एज कंपेयर टू P जुड़ा है, तो उस समय N हो जाएगा पॉजिटिव और P हो जाएगा नेगेटिव, N रिवर्स बायस हो जाएगा। वो बात की बात है। हम बात कर रहे हैं तब तक जब तक कि VCE बढ़ने से IC बढ़ रहा था, यानी सैचुरेशन रीजन, रेड वाला, रेड वाला। तो रेड वाले तक मतलब गले तक, तो 1 वोल्ट तक मैं जब बढ़ाऊंगा, ये भी 1 वोल्ट, ये भी 1 वोल्ट, ये भी 1 वोल्ट हो गया, ये भी 1 वोल्ट हो गया। उस समय तक IC बढ़ता रहेगा। पहले पहले लीनियरली बढ़ेगा, फिर नॉन लीनियरली बढ़ेगा, और उसके बाद जब ये 1 वोल्ट से ऊपर चला जाएगा फिर तो हम एक्टिव रीजन में आ जाएंगे। उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में विल टॉक लेटर। फिलहाल ये पोटेंशियल P किससे जुड़ा है, +1 से, ये सेट किया है मैंने। और ये किससे जुड़ा है, अधिक से अधिक +1, मैक्सिमम +1, मैक्सिमम +1। तो जब तक ये +1 नहीं होता तब तक क्या हो जाएगा, P जुड़ा रहेगा पॉजिटिव से और N जुड़ा रहेगा उससे कम पॉजिटिव से, मतलब P पॉजिटिव और N नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन P ज्यादा पॉजिटिव है, N कम पॉजिटिव है, यानी P पॉजिटिव है, N नेगेटिव है कंपैरेटिवली, तो ये फॉरवर्ड बायस है। तो कलेक्टर बेस रीजन फॉरवर्ड बायस है, और रहा सवाल बेस एमिटर रीजन, वो तो फॉरवर्ड है ही, वो तो फॉरवर्ड है ही। N जुड़ा है नेगेटिव से दोनों साइड से और P जुड़ा है +1 से। अरे भाई, कोई प्लस नंबर किसी माइनस नंबर के सामने तो पॉजिटिव ही रहेगा ना हमेशा। तकलीफ तब होती है जब दोनों प्लस होता है, तो जो ज्यादा प्लस वो प्लस और जो कम प्लस वो माइनस। तकलीफ तब होती है जब दोनों माइनस होता है, उस समय जो ज्यादा माइनस वो माइनस, जो कम माइनस वो प्लस। बट एक प्लस और एक माइनस, अंधा भी बोल देगा ये प्लस है और ये माइनस है, तो वही अंधा बोलो बोलो N माइनस है और P प्लस है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है। तो सर यहां पर रिवर्स क्यों लिखा? बेटा उस समय तो इसका बैरियर पोटेंशियल से ही कम था, करंट नहीं था, करंट नहीं था करके इसको रिवर्स माना गया। समझे? यानी लीनियर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। समझे? तो जब हम सैचुरेशन रीजन में रहते हैं तो ये रहता है फॉरवर्ड बायस में और ये भी रहता है फॉरवर्ड बायस में, दोनों रीजन्स रहते हैं फॉरवर्ड बायस में। ये रीजन भी रहता है और ये रीजन भी रहता है फॉरवर्ड बायस में। समझ में आया? अब लास्ट कौन है? लास्ट है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में हम क्या देख रहे हैं?
एक्टिव रीजन में हम क्या देख रहे हैं कि वीसीई बढ़ाने से आईसी नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि आप इधर का पोटेंशियल बढ़ा बढ़ाकर इसको तो आपने फिक्स कर दिया था 1 वोल्ट पे, इसको आपने फिक्स कर दिया था 1 वोल्ट पे, लेकिन इधर का पोटेंशियल आप बढ़ा के ये जितना, यहां देखिए ध्यान से, ये पी टाइप है, ये बेस पी टाइप है, ये जितना पॉजिटिव पर है उससे ज्यादा पॉजिटिव आप इसको कर रहे हैं, उससे ज्यादा पॉजिटिव आप इसको कर रहे हैं। तो क्या होगा? एन टाइप ज्यादा पॉजिटिव से जुड़ा है और पी टाइप कम पॉजिटिव से जुड़ा है। तो जो ज्यादा पॉजिटिव वो प्लस और जो कम पॉजिटिव वो माइनस। है दोनों प्लस, बट कंपेरेटिवली ये माइनस ये प्लस। तो ये क्या हो गया? रिवर्स बायस। एन टाइप जुड़ा है प्लस से, पी टाइप जुड़ा है माइनस से, ये क्या हो गया? ये जंक्शन क्या हो गया? रिवर्स बायस। समझ रहे हैं ना आप? तो बेस कलेक्टर जंक्शन हो गया रिवर्स बायस। और आईबी तो है, आईबी तो है। अगर आईबी को देखिएगा तो ये 1 वोल्ट है और ये नेगेटिव है, तो ये अभी भी फॉरवर्ड बायस पर है। तो ये है मेन चक्कर, ये है मेन चक्कर कि कट ऑफ में दोनों रिवर्स पे रहते हैं, सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड पे रहते हैं। और एक्टिव वो रीजन है जो मैं यहां लिखता हूं, एफआर बायसिंग। टॉपिक लिखते वक्त जो लिखता हूं ना, कंसिडर एंड सीई, कंसिडर अ सीई मोड ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड रिवर्स बायस्ड, ऐसा समझे? यानी याद रखिएगा, ये पार्ट में दोनों रिवर्स रहते हैं, सॉरी लीनियरली इंक्रीज है ना, तो दोनों फॉरवर्ड रहते हैं। ये पार्ट में भी दोनों फॉरवर्ड रहते हैं, कम फॉरवर्ड रहते हैं बट फॉरवर्ड ही रहते हैं। और ये पार्ट में बेस एमिटर रहता है फॉरवर्ड, वो पहले भी फॉरवर्ड था, और बेस कलेक्टर हो जाता है रिवर्स, और इसीलिए आईसी सैचुरेट हो जाता है। इतना समझाना और इतना समझना दोनों मुश्किल है, याद रखिएगा। और ये तो कट ऑफ रीजन है, यहां पर दोनों ही रिवर्स में रहते हैं, समझे? तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये आपको सोचना है, जब तक मैं ना बता दूं कि आखिर यहां पर करंट सैचुरेट हो रहा है फिर भी नाम एक्टिव क्यों है, और यहां पर करंट एक्टिवली बढ़ रहा है फिर भी नाम सैचुरेशन क्यों है। हालांकि आप अगर नहीं सोच पाए तो भी आपको एम्पलीफायर पढ़ते वक्त समझ में आ जाएगा, जो कि हमारा वेरी नेक्स्ट टॉपिक है। समझ में आया? धन्यवाद। होप सो कि आप कोऑपरेट करके सुन रहे होंगे मैं क्या बोल रहा था।